रीवा के जो गोविंदगढ़ किला है, वहाँ पर एक कोठी बनी है जिसे कटबंगला कहा जाता है। वो उदयपुर के जो लैक पैलेस है उसके तर्ज पर बना है। उसकी जो कहानी है, जो सच कहानी है उसकी ये है कि रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह की जो एक शादी हुई, उनकी 12 महारानियाँ थी। एक जो शादी हुई उनकी वो उदयपुर में हुई, महाराणा प्रताप के वंश में हुई। तो उन्होंने कई शर्तें रखी महाराणा लोगों ने कि मेरी जो बेटी आप यहाँ ब्याह रहे हैं उसके लिए हमारे जैसे लैक पैलेस उदयपुर में है, इस तरह आप पैलेस बनवाएंगे। और कई शर्तें, उनमें से एक शर्त थी कि कोई छाताधारी उनका महल के सामने से नहीं गुजरेगा, कोई मुंह बांध कर नहीं निकल सकता है। और ये भी एक शर्त थी कि उनके पनाह में आया हुआ किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, कोई घुड़सवार उनके सामने से नहीं निकलेगा। ये सब शर्त, मतलब बहुत सारी शर्तों की एक मंजूर कर लिया रीवा महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने बेटे के शादी। 1851 में राजकुमारी सुहाग कुमरी की शादी रीवा महाराजा रघुराज सिंह जी के साथ हुई। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह ने वायदे के मुताबिक गोविंदगढ़ में एक भव्य सरोवर खुदवाना शुरू किया। जो ये तालाब कहलाता है गोविंदगढ़ का, ये कई 2-3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पानी का स्रोत तो था। इसको उन्होंने विशाल रूप दिया और जैसे लैक पैलेस जो बना उदयपुर में, उसी तरह से कटबंगला की तामीर करवाई। ये कटबंगला 1854-55 में बनकर तैयार हुआ और महल भी तैयार हुए। गोविंदगढ़ का जो पहले नाम था उसका नाम था खंधो। तो जब भगवान रामा गोविंद जी की स्थापना करवाई महाराजा रघुराज सिंह जी ने, तो रामा गोविंद जी के नाम से गोविंदगढ़ उसका नाम रखा और खंधो को नाम हटा दिया। तो इस तरह से जो कटबंगला है वो मेवाड़ उदयपुर की राजकुमारी के लिए बनवाया गया था। अच्छा, नाम परिवर्तन की जैसे अगर बात करें तो रीवा का जो बिछिया नदी है, इस बिछिया क्षेत्र का भी नाम रणबहादुरगंज। असल में बिछिया एक प्राचीन मोहल्ला है और बिछिया मोहल्ले का नाम बिछिया नदी से की वजह से पड़ा। और इसका जो उद्गम है खैरा कनकसरा है। खैरा कनकसरा जो मऊगंज के पास है, इसका उद्गम वहाँ से होता है और ये गुड़ होते हुए तमाम सब ये यहाँ की है। बिछिया मोहल्ला प्राचीन मोहल्ला है। 1856-57 में, 1857-58 में महाराजा रघुराज सिंह एक चचेरे भाई थे, उनका नाम था रण बहादुर सिंह। वो ख़त्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए। तो उनकी याद में बिछिया मोहल्ला का नाम कुछ दिनों के लिए, रण बहादुरगंज, कुछ महीनों के लिए रण बहादुरगंज पड़ गया और 9-10 महीना बाद वो फिर अपने मूल नाम पे आ गया, बिछिया मोहल्ले पे। तो आज तक वो प्राचीन नाम चला आ रहा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ यात्रा होती थी, इसके अलावा कहीं नहीं होती थी। फिर ये जो रीवा में जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ स्थापित हुई और एक परंपरा चली अटका चढ़ने की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, महाराजा भाव सिंह जिनका कार्यकाल 1660 से 1694 ईस्वी था। महाराजा भाव सिंह भगवान जगन्नाथ जी के काफ़ी उपासक थे उनके। वो अब बड़ा उनसे वहाँ पर अक्सर आए जाया करते थे। एक बार ये उड़ीसा गए, जगन्नाथपुरी, वहाँ से 3 मूर्तियाँ लाए जगन्नाथ जी स्वामी की, 3 मूर्तियाँ। तो एक मूर्ति तो मुकुंदपुर में स्थापित करवाया, एक मूर्ति रीवा किले में स्थापित करवाया और एक सतना जिले में कोटर स्थान है, कोटर, तो कोटर में स्थापित किया। और तीनों मूर्तियों की स्थापना एक दिन एक साथ हुई है। अब जब ये स्थापित करवा दिए तो वहाँ अट्टिका चढ़ने लगा, भव्य आयोजन होने लगे, तमाम प्रसाद वितरण होने लगा। अभी तक तो ये चल रहा है, प्रसाद वितरण तक, भव्य आयोजन तक। महाराजा रघुराज सिंह जी जगन्नाथपुरी गए और वो ऐसे समय में गए कि उनका पट बंद हो चुका था।
अब ये पहुंच गए, पट बंद है। तो कहते हैं कि महाराजा रघुराज सिंह जी ने प्रण किया कि जब तक पट नहीं खुलेगा मैं एक पांव से ही खड़ा रहूंगा। एक पांव से खड़े होकर स्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में ये जगन्नाथ शतक की रचना करने लगे। और जैसे ही जगन्नाथ शतक की रचना करी इन्होंने, पूरी हुई, वैसे ही पट खुल गया। ये बड़ी अद्भुत घटना है, ये बहुत अद्भुत घटना है, अद्भुत है। तो महाराजा रघुराज सिंह जी वहां से जगन्नाथ जी की एक मूर्ति लाए और मूर्ति लाकर लक्ष्मण बाग में स्थापित किया। और जब लक्ष्मण बाग में स्थापित हो गई मूर्ति, तो उसी साल से वो रथ यात्रा शुरू किया। तो लक्ष्मण बाग से रथ यात्रा निकलती थी, किले पहुंचती थी, किले में वहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता था और फिर नगर भ्रमण के लिए वो निकलने लगी और उसको भव्य रूप दिया गया। तमाम जगह जगह जहाँ जहाँ से वो जगन्नाथ जी की वो निकलती थी, लोग भोग प्रसाद चढ़ाते थे। रीवा राज्य जो है एक अपने आप में, जहाँ स्थापत्य के बारे में बात करें, शिल्पकला के बारे में बात करें, या फिर यहाँ के नवरत्नों के बारे में बात करें, सभी में अग्रणी रहा। वहीं रीवा ने जो है एक नायाब तोहफा विश्व को दिया, सफ़ेद बाघ के रूप में। जी। तो ये कहाँ से पकड़ा गया और कैसे इसको लाया गया? देखिए, सफ़ेद बाघ पकड़ने की बड़ी रोचक कथा है। सफ़ेद बाघ तो 1907 में मारे गए हैं, 1928 में भी मारा गया। सफ़ेद बाघ तो पाए जाते थे। महाराजा वेंकटरमन सिंह काल में सफ़ेद शेर मारे गए, महाराजा गुलाब सिंह जी के वक्त में सफ़ेद शेर मारे गए। जो मोहन है, इसको जो पकड़ा गया, जिसने पूरे दुनिया को अपना वंश वृद्धि करके निशानी दी, वो दरअसल सीधी ज़िला में, जो मौजूदा वक्त में सीधी ज़िला मौजूदा वक्त में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, यहाँ पर देवा नाम का एक जंगल है, आज भी जंगल है वो, और कोरमाड़ नदी के किनारे वो जंगल है। तो महाराजा मार्तन सिंह जी शिकार में गए, इनके रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब आए। तो इनके मामा महाराज अजीत सिंह जोधपुर आए और उनके लड़के महाराज कुमार स्वरूप सिंह, तमाम ये उनके दोस्त थे। इनके एडीसी कुमार अरिमर्दन सिंह तालाकोठी रीवा, शिकारगा अफसर सुरेंद्र सिंह, और भी इनके ठाकुर सरदार और भी तमाम इनके दोस्त वगैरह आए हुए थे सब लोग। 7 दिन में करीब 9-10 बाघ बाघिन मारे गए। एक चरवाहा ने बताया कुंवर अरिमर्दन सिंह जी से, जो उनके महाराजा मार्तन सिंह जी के एडीसी थे, कि हुजूर एक सफ़ेद शाबक दिखा है हमको। तो ये लोग मेंटली तौर पे मानने को तैयार नहीं थे उसको कि सफ़ेद शाबक भी हो सकता है, सफ़ेद शेर भी हो सकता है, इसको दिख सकता है। बहरहाल उसको सीरियस नहीं लिए, बोले कि इसका भ्रम हो सकता है, नज़र का भ्रम हो सकता है। 9-10 बाघ बाघिन मारे गए। अब इनके मामा जो महाराज अजीत सिंह थे और उनके जो ममेरे भाई महाराज कुमार स्वरूप सिंह जी थे जोधपुर, ये एक शावक को मारने के लिए, बिल्कुल मामा साहब उसको गोली मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इतने में महाराजा मार्तन सिंह को दिख गया सफ़ेद शेर मोहन, जो करीब 4-5 या 6 माह का रहा होगा। तो उन्होंने कहा, स्टॉप मामा जी, स्टॉप, डोंट फायर। उन्होंने रोक दिया, बोले कि इसको पकड़ना है, ये अद्भुत है, ये सफ़ेद शेर है, इसको मारना नहीं है। मामा साहब ने, उनके मामा साहब ने गन रख दी और इतना कहते हुए एक गुफा में घुस गया देवक जंगल में। अब वो दिख नहीं रहा था सफ़ेद शेर, शावक कहाँ घुसा हुआ है, क्योंकि उसकी जो गुफा थी नीचे से नहीं दिख रहा था, ऊंचेपन से खुला था, तो वहाँ से दिख सकता था। तो जो शिकार का अफसर सुरेंद्र सिंह जी थे, वो अपने कंधे में महाराजा मार्तन सिंह जूदेव के एडीसी
कुंवर अरिमर्दन सिंह जी को कंधे बिठाया और खड़े हो गए। कुंवर अरिमर्दन सिंह जी ने कंधे पे खड़े होके देखा, बोले कि इस पोजीशन में यहाँ पे वो बैठा हुआ है दुबका, तो उसके लिए पिंजड़ा लाया गया रीवा से पूरे, अच्छा उसको बंद कर दिया गया कि अब ये निकलने न पाए, गुफा को बंद कर दिया गया। उसके लिए पिंजड़ा लाया गया, मुर्गे डाले गए, ये डाले गए तमाम सब, और महाराजा मार्तंड सिंह जी उसको पकड़े। दुनिया का पहला सफ़ेद शेर गोविंदगढ़ किला में रहा वो, तो वहाँ पे पूरे दुनिया के लोग देखे। लेकिन जब पकड़ा गया तो रीवा वालों को हवा नहीं लगी, और BBC लंदन ने बड़े सवेरे न्यूज़ में दे दिया कि रीवा में दुर्लभ किस्म का सफ़ेद शेर पकड़ा गया है। ये बड़ी अचंभित वाली घटना थी उस दौर में कि रीवा के लोगों को न्यूज़ में नहीं मालूम हुआ, और BBC लंदन ने बता दिया कि महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने, रीवा महाराज ने एक सफ़ेद शेर पकड़ा है। तो सफ़ेद शेर वहाँ पे रहा, उसके कई शावक हुए। चौथी बार में वो सफ़ेद शेर उससे जन्माने लगे। उसकी फीमेल जो है वो टीकर, ये आपके टीकर के पास, सुपिया के पास से एक जगह है, वहाँ से पकड़ा गया था। उसकी फीमेल जो थी, उसमें से कई बच्चे हुए। तो शुरुआती 3-4 बार तो ये नॉर्मल जो बंगाल रॉयल हुए, पीले हुए, वो सफ़ेद जनरेशन आई उनकी। तो पूरे दुनिया में आज जहाँ भी हैं। और आइज़नहॉवर के बारे में, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, 1959 में एक प्रदर्शनी दिल्ली में हुई, प्रदर्शनी लगी। उस प्रदर्शनी में आइज़नहॉवर भी आए इंस्पेक्शन करने, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो एक जो है, एक लेखक लिखता है कि आइज़नहॉवर जो वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अचंभित होकर 4 घंटे एकटक उस सफ़ेद बाघिन को देखते रहे जो रीवा से प्रदर्शनी में गई थी। तो महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव ने उनको वो बाघिन गिफ्ट कर दी थी। और जब मोहन मरा 1969 में, तो राजकीय सम्मान के साथ मोहन का अंतिम संस्कार हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सलामी दी गई, गन सल्यूट दिया गया, और उसको बाकायदा कंधे में ले जाकर बैंड बाजा की मातमी धुन के साथ गोविंदगढ़ किले में उसको दफनाया गया। उसमें कई चीज़ें महाराजा मार्तंड सिंह ने बड़ी अद्भुत उस सफ़ेद शेर के लिए की थी। उस सफ़ेद शेर का राजा जो रीवा महाराज थे, वो निकटता संबंध शो करता है, कितने करीब थे दोनों। महाराजा मार्तंड सिंह के सामने एक बार वो अचानक सामने आ गया था, और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सफ़ेद शेर मोहन हम हफ्ते में एक दिन वो मांस नहीं खाता था, हफ्ते में एक दिन वो खीर खाता था। तो इस तरह से रीवा महाराज मार्तंड सिंह जुदेव ने अद्भुत सफ़ेद शेर को पकड़ के उसकी नस्लें पूरी दुनिया में दी, और आज हम सब फ़ख्र से महसूस करते हैं कि हमारे रीवा। आपने काफ़ी इतिहास लिखा और लोगों को बघेलखंड के इतिहास से रूबरू कराया। इस दौरान आपका जो सफ़र रहा, उसको आप कैसा देखते हैं? इतिहास लेखन का सफ़र आसान नहीं था हमारे लिए, चूँकि मैं लिखता तो था, और छोटे दौर में मैं लेख लिखने लगा। तो जब लेख लिखने लगा तो लेखन में मेरा जो काफ़ी वक्त ज़ाया होता था, और मैं ऐसा इंसान हूँ कि जिस चीज़ को लिखना है मैं उसी जगह पे स्पॉट पे ही बैठ के लिखता था, चाहे 4 घंटे लग जाए मुझे। मैं घर में कभी नहीं लिखा। मतलब उसकी जीवंतता बनाए रखने के लिए। अगर हम घर में आके लिखेंगे तो कुछ और होगा, सामने देखने से कुछ और होगा। तो बड़े मेहनत से मैं लिखता था। किसी इमारत को, किसी बिल्डिंग को, किसी प्राचीन मंदिर को, किसी कोठी को, किसी बावली को, तो अखबार में देता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मेरा नाम ही नहीं रहा उसमें, दूसरे का नाम आ गया उसमें। मैंने कहा भाई मेरा लेख है, आपने मेरा नाम ही डाला। बोले गलती से छप गया ये। तो इस तरह की गलतियां 10 बार हुई, 4-6 बार हुई। तो हमने कहा ये ठीक नहीं है, मैं किताबी शक्ल दूंगा। अब मेरे गुरु प्रोफेसर अख्तर हुसैन निज़ामी साहब ने मुझे प्रेरित किया कि तुम लिखो और किताब लिखो, और लेखन में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके लिखो। तो कई कठिनाइयाँ आईं, लोगों ने
हतोत्साहित भी किया जी। कि बड़े बड़े लेखक नहीं लिख पाए, तुम क्या लिखोगे, बेकार है, सब टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। और रीवा महारानी परवीन कुमारी जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी ने मुझे प्रेरित किया काफ़ी। अब किताब तो लिख गई, लिख डाला, अब छपने में प्रॉब्लम थी, तो उसमें तत्कालीन आरटीओ बीरेन्द्र सिंह जी देऊर, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की। और सच मानिए तो उन्होंने मुझे स्टैंड किया, खड़ा किया एक इतिहासकार के तौर पे। और एक प्रेरणा और मेरे दोस्त विनोद तिवारी हैं। विनोद तिवारी जी मेरे सीनियर रहे हैं, हम लोग खेलने जाते थे साथ में। तो अब चूंकि सीनियर हैं तो एक वो रोब के तौर पे, लिख डालो ये न्यूज़, बना डालो, ऐसा ऐसा लिखना, लिख के बना डालो, अखबार में दे आना। मैं छोटा था, सबसे उम्र में कम था, लिखता गया। तो वो विनोद तिवारी मुझे मांझते गए, मैं लिखने में मंझता गया। वो तो सीनियर के तौर पे कि मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, मतलब एक चमक आती गई उसमें। हाँ, ये फिर प्रोफेसर बीजी शुक्ला साहब ने उस परख को समझा, मेरी किताबें प्रकाशित करवाईं। और बीरेन्द्र सिंह जी जो तत्कालीन आरटीओ रीवा थे, देऊर के रहने वाले ठाकुर साहब, लाल बीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की और बोले कि लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आगे लिखता गया और ऊपर वाले की कृपा से 8 किताबें लिखा हूँ, 2-3 और अंडर प्रोसेस है। आपने इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। अब जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश? देखिए, दर्शकों से मैं निवेदन कर सकता हूँ, उनको आदेशित नहीं कर सकता हूँ, उनको निर्देशित नहीं कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी प्राचीन धरोहर है, प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन मंदिरें हैं, प्राचीन कोठियाँ हैं, प्राचीन बावलियाँ हैं, प्राचीन कुएं हैं, ये नष्ट न होने पाएँ। अगर हमारे जो दर्शक हैं, अगर ये न जाएंगे, न देखेंगे, तो उनका पुनर्द्वार नहीं हो सकता है। उनका मरम्मत, रिपेयर का काम तभी होगा जब हम आप जाएंगे वहाँ पर, उसको देखेंगे और उस नज़रिए से देखें। क्योंकि आज आप करोड़ों की बिल्डिंग तो बना सकते हैं, लेकिन एक वो मंदिर या मठ या वो पुरानी कोठी, वो इमारत आप नहीं बना सकते, वो स्थापत्य नहीं ला सकते, वो स्थापत्य नहीं ला सकते। करोड़ों की इमारत आधुनिक बना देंगे आप, और न वो शिल्पकार रहे, न वो कला रही, तो कम से कम जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसको तो हम सहेज के उसको एक मेंटेन करके रख सकें। हमारा आप सबसे यही निवेदन है। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि द डॉक्टर शैलेंद्र सो सच तो सच है में हमारे बीच जाने माने इतिहासकार असद खान जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।